नेटवर्क ना चले, हेल्प में जा करके नो इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट बिल्कुल ना करके एक्सपायरी कब खत्म होगा ठीक है। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप बात ऐसे बात करना। चलिए, आवाज आपको लोगों को मिल रहा है? थोड़ा सा आए हुए थे, बात करेंगे। जी सर। चलिए, ठीक है, थोड़ा आज ठीक है। कल आप लोगों को, मतलब कल के परसों की क्लास में आप लोगों को क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता रहे थे। आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या है शुरू करेंगे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आप लोगों को बता था कि जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन कब आता था? 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, ध्यान देगा। यहाँ पे 1942 को क्या आया था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन ने ये बोला था भारतीय नेताओं को कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दीजिए, और इसके बदले में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों के बारे में हम क्या है बात करेंगे, मतलब कुछ सुविधा देने की बात करेंगे। लेकिन गांधी जी, नेहरू और जितने भी लोग थे, उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। ना तो कांग्रेस ने माना, ना तो मुस्लिम लीग ने माना। क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना गया था क्योंकि बोले कि युद्ध के बाद देने की बात की गई। तो युद्ध के बाद जब सुविधा दी जाएगी, युद्ध कब समाप्त होगा, उस समय क्या परिस्थितियां होगी, तो इसलिए क्या है, भारतीय नेताओं ने क्या होगा, इस प्रस्ताव को, यानी मिशन को, या क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव को क्या है नकार दिया। तो नकार जब दिया, तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया कि अंग्रेजों का कैसे विरोध किया जाए। विरोध करने के लिए गांधी जी को नेता चुना गया। फिर से गांधी जी को जब नेता चुना गया, तब गांधी जी के नेतृत्व में पहले बारधा घोषणा पत्र हुआ था। बारधा जानते हैं? महाराष्ट्र में एक जगह है बारधा। आप लोग जानते हैं कि बारधा घोषणा पत्र जानते हैं, जो एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जो एजुकेशन पॉलिसी था भारत में, उसे बारधा प्रस्ताव कहा जाता है। तो वार्धा में क्या है, एक प्रस्ताव बनाया गया है कि इसका विरोध किया था। इसके लिए क्या है, 8 अगस्त 1942 को क्या है, 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस की क्या है अधिवेशन होता है। कहाँ पे? उस समय उसको बंबई कहा जाता था, आजकल मुंबई कहते हैं। बंबई में क्या है, कांग्रेस की बैठक होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? इस बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी को दी जाती है। महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में या इस सत्र में बोला कि अब हमें आजादी छीन के लेना पड़ेगा। देखिए, जो महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा की बात कर रहे थे, आज क्या है, वो हिंसा की बात कर रहे हैं, यानी छीन के लेना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने 2 नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। देखिए, इसका मतलब होता है कि आजादी जब तक ना प्राप्त हो जाए तब तक क्या होता है, उसके लिए संघर्ष करो। और मरो का मतलब होता है किसी को मारो, ना मारो मारने के लिए नहीं बोला, बल्कि मरो। जब तक आजादी नहीं होता है तब तक क्या था, अपने प्राण को भी क्या है उत्सुक कर दो, नहीं उसमें प्राण भी क्या है खत्म कर सकते हो। तो ये डू एंड डाई का जो नारा दिया गया था, वो कहाँ कब दिया गया था?
ये 8 अगस्त को जो बंबई में जो विशेष अधिवेशन हो रहा था उसमें ये दिया गया था। अब जब ये नारा दिया गया तब क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जब कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो गए तो ये आंदोलन कैसे हो गए, आम जनता आंदोलन को लड़ना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कि अगर हमारे देश के बड़े बड़े लीडर अगर जेल में चले जाए तो उसमें आम जनता क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। तो आम जनता क्या है इसमें लड़ने लगे। अभी किस नेता को किस जेल में रखा गया था उसको जानिएगा। ये जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी उनकी पत्नी को और उनके जो सचिव थे, इन तीनों को महाराष्ट्र में रखा गया था। महाराष्ट्र में इनको रखा गया था। दूसरा था जवाहर नेहरू, इनको अहमदाबाद जेल में रखा गया था और अहमदाबाद जेल में इन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पूछ सकता कि नेहरू नेहरू जी को कुछ समय अल्मोड़ा में भी रखा गया था और कुछ समय क्या है देहरादून में भी रखा गया था। आप लोग जानते हैं देहरादून में जहाँ पे नेहरू जी को रखा गया था उसको नेहरू गार्डन करके एक क्या है विरासत स्थल के रूप में से घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी को देखिएगा, ये एक जगह है अहमदनगर, अहमदनगर के जेल में रखा गया है महाराष्ट्र में। और महात्मा गांधी ने के पत्नी जो कस्तूरबा गांधी है इसी जेल में ही उसका डेथ हो गई थी। अगर आपसे पूछेगा कस्तूरबा गांधी की डेथ कहाँ हुई थी तो इसी जेल में हुई। महात्मा गांधी ने भी क्या अनशन करना शुरू कर दिया था और महात्मा गांधी भी क्या मृत्यु के लगभग पहुंच गए थे। अंग्रेज चाहते थे कि इसका मृत्यु हो जाए और आंदोलन कमजोर कर दे। तो ध्यान दीजिएगा, तो महात्मा गांधी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी इस जेल में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था आपका बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार में एक जगह है बांकीपुर, बांकीपुर जेल में रखा। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत, इनको रखा गया था इलाहाबाद जेल में रखा गया। उसके बाद सरदार पटेल जी को कहाँ रखा गया था, पटेल जी को रखा गया था अहमदाबाद जेल। तो जो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे समझ लीजिएगा, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उनको क्या जेल में रखा गया था। जब उनको जेल में रखा गया तो उसका नेतृत्व तो क्या है, तो जेल में रखा गया। तो अब जो आंदोलन था उसको स्वतः स्मूथ आंदोलन कहते हैं, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज आंदोलन करते। तो देखिएगा ये जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत का पहला, भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो भारत का पहला कैसा आंदोलन है, स्वतः स्मूथ आंदोलन। स्मूथ आंदोलन ये भारत का कैसा आंदोलन है, स्वतः स्मूथ आंदोलन कि अपने आप आंदोलन शुरू हो गया, बड़े नेता इसमें कोई नहीं थे। इसी आंदोलन में क्या है कि रेडियो स्टेशन शुरू किया था। मुंबई से क्या शुरू हुआ था,
मुंबई से या बंबई से रेडियो स्टेशन जो क्रांतिकारियों के लिए क्या है रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। इसके जो रेडियो में जो आवाज था उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, इनके आवाज में क्या है रेडियो में अनाउंसमेंट होते थे। कहाँ पे शुरू किया था, मुंबई में या बंबई में शुरू किया था, जिसको स्वदेशी रेडियो कहा जाता है। तो उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया क्या था, इस रेडियो का क्या था संचालक थे, उनमें से संचालन कर रहे थे। दूसरी और भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र है उसमें समानांतर सरकार का निर्माण हुआ। आप बोलेंगे समानांतर सरकार किसे कहते हैं? समानांतर सरकार, ठीक है, उस समय भारत में 3 समानांतर सरकार पहले समझ लीजिए। ठीक है, समानांतर सरकार उसे कहते हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था और भारतीय लोगों ने वहां क्षेत्रों पे क्या है अपना खुद का प्रशासन शुरू कर दिया था। तो ऐसे क्षेत्रों में जो प्रशासन चल रहा था उसे समानांतर सरकार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आम लोग थे वो रेल पट्टी उखाड़ फेंका, तार उखाड़ फेंका, टेलीफोन वगैरह वगैरह बंद कर दिया। इससे अंग्रेजों का जो पहुंच है ना वो दूर दराज इलाके से खत्म हो गया था। तो जहाँ पे दूर दराज इलाका था वहां पे क्या है स्थानीय लोगों ने ही अपने अपने सरकार बनाना शुरू कर दिया। तो स्थानीय लोगों ने जो सरकार बनाया है उसे समानांतर सरकार कहा। कहाँ कहाँ बनाया था? नंबर 1 पे बनाया था बलिया का सरकार। बलिया उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर सरकार बनी। दूसरा सरकार बना सतारा, महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और तीसरा है तामलुक। तामलुक कहाँ पे है? आपका बंबई। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश में बना, ये आपका महाराष्ट्र में बना समानांतर सरकार, और ये आपका पश्चिम बंगाल बना। पश्चिम बंगाल का है उसमें बंगाल था, तो समझ लीजिए आजकल के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र है उसी में है। तो ये 3 क्या समानांतर सरकार बना जहां पे क्या अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया और भारतीयों का शासन समाप्त शुरू हो गया। तो जहाँ भारतीयों का शासन शुरू हुआ और अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, ऐसे जगह पे जो प्रशासन चल रहा था उसे समानांतर सरकार कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? समानांतर सरकार उसे कहा गया। इससे क्या है धीरे धीरे आंदोलन उग्र होते गए, और उग्र आंदोलन होते गए तो धीरे धीरे क्या है अंग्रेजों को इसमें काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। बाद में अंग्रेजों ने क्या है पूरे देश में सेना शुरू कर दिया, और सेना के कारण क्या है लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया और पीटा गया और जेल में उसको डाल दिया गया। और देखिए आंदोलन कभी क्या है लंबे समय तक चल नहीं सकता, कभी ना कभी उसका दमन होना चाहिए, ठीक है। तो दमन हुआ, दमन होने के बाद क्या है, और दमन होने के बाद क्या द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1945 में क्या है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उस समय एक मिशन आता है जिसको बबेल प्रस्ताव कहते हैं। बबेल प्रस्ताव कहते हैं, एक गवर्नर जनरल थे बबेल करके, उनका प्रस्ताव आता है। उसने भी क्या अंग्रेजों ने उसको लाया था कि भारतीयों को शांत करने के लिए, लेकिन भारतीय लोगों ने उसको नहीं माना। बाद में एक और मिशन आता है जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन 1946 को याद है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। इसने भारत के सभी नेताओं से बातचीत की, और बातचीत के बाद क्या एक प्रस्ताव दिया कि भारत में एक क्या है भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा। तो संविधान सभा का विचार किसमें आया? कैबिनेट मिशन में। दूसरी बात क्या है, इन्होंने स्वीकार किया कि जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान अभी बताऊंगा पाकिस्तान कैसे बना। तो पाकिस्तान को अलग करने की जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो प्रस्ताव था उसको क्या है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता है। तो भारत का क्या है विभाजन पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया किस पर? विभाजन पर प्रतिबंध लगा दिया।
इससे क्या है, मुस्लिम लीग नाराज हो गए। जो मुस्लिम लीग थे वो क्या है, नाराज हो गए। मुस्लिम लीग ने इसी के प्रतिकार में 16 अगस्त 1946 को 46 में एक प्रस्ताव लाया जिसे डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है, यानी सीधी कार्रवाई दिवस। कार्रवाई दिवस लाया गया, इसके एक कैबिनेट मिशन के अगस्त में लाया गया था। सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था कि हम हिंदुस्तान या भारत के साथ नहीं रहेंगे, हमारे लिए अलग सा देश बनाया जाए। और इस मूवमेंट का मेन मकसद क्या था, एक अलग सा देश पाकिस्तान बनाया जाए। एक क्या है, अलग सा देश क्या बना जाए, पाकिस्तान बनाया जाए। तो इसके लिए क्या है, पाकिस्तान बनाने की बात की गई। इसका मेन है क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो मेन बनने का प्रोसेस है पहले से तो चल रहा था, लेकिन इसी जो सीधी कार्रवाई दिवस के बाद क्या है, बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में राइट शुरू हो गया, राइट दंगा शुरू हो गया। तो ये जो सीधी कार्रवाई दिवस है, इसी कारण क्या पूरे भारत में दंगा फैल गया। समझिए, पूरे भारत में क्या दंगा फैल गया। देखिएगा, एक शब्द समझ लीजिएगा, जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है, ये एक कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम चौधरी रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को दिया था। किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को दिया। उसके बाद मोहम्मद इकबाल का नाम हम लोगों ने सुनी नहीं हो तो सुन लीजिए, ने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। टू नेशन पॉलिसी कहते सिद्धांत को दिया था। आप लोग जानते ना, जो झंडा गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। उसका भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। उस नारे को भी क्या है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो द्विराष्ट्र या टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, सॉरी। और पाकिस्तान जो शब्द है, इसको सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने बोला, जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन क्षेत्रों को मिला के एक अलग पृथक देश बनाया जाए, जिसे पाकिस्तान यानी पाक कहा जाए। पाक और इस तक को बाद में आ जाए पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का प्रस्ताव का पारित किया गया। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव पारित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान प्रस्ताव ये 1940 में पारित किया गया। पारित किया 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 1940 में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे उस समय, और पहले वो कांग्रेस के ही साथ थे। आप जानते हैं, जो दादा भाई नौरोजी है उनके सचिव थे मोहम्मद अली जिन्ना, गुजरात के रहने वाले थे। लेकिन बाद में क्या है कि राजनीतिक, जिसे प्रतिद्वंदिता कहते हैं, और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण क्या हो, वो कांग्रेस से दूर चले गए। और बाद में अपना जो ईगो का है, कुछ भी कहे, उसके लिए इन्होंने क्या है, पूरा भारत को विभाजित करने में बहुत ही काम किया। अब जब सीधी कार्रवाई दिवस शुरू हुआ, तो पूरे देश में जब दंगा शुरू हो गया, तो महात्मा गांधी ने क्या है, दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए, बंगाल। बंगाल में एक जगह जानते हैं, नुआखाली। नुआखाली का दंगा बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग जानते हैं। नुआखाली का, बिहार का, पंजाब का दंगा बहुत ही फेमस दंगों में जाना जाता है। तो गांधी कहाँ चले गए, नुआखाली चले गए। नुआखाली कहाँ पे है, बंगाल में। तो नुआखाली का दंगा बहुत ही ज्यादा फेमस है, नुआखाली का दंगा। इसी में गांधी जी गए थे। और जब भारत आजाद हुआ था 47 में, तो गांधी जी यहीं पे थे। देखिए, एक क्वेश्चन बना था कि भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसे व्यक्ति है
जो जब भारत स्वतंत्र हो रहे थे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जश्न मनाए जा रहे थे, या मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उनका सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी एक व्यक्ति है जो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? नोआखली में दंगा। और इसी दंगा को रोकने के कारण क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया, वन मैन आर्मी की उपाधि दिया गया था। किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो गांधी जी को नोआखली दंगा को रोकने के लिए कौन सा उपाधि दिया गया था? वन मैन बाउंड्री। किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये उपाधि दिया था किनको? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री का उपाधि किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए महात्मा गांधी किसी भी आजादी के जश्न में पार्टिसिपेट नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने किसी भी जश्न में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखिए, जब मुस्लिम लीग माने नहीं और जो कांग्रेस है, इन्होंने भी धीरे धीरे क्या है, इन्होंने भी किनारा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने बोला कि देश का धीरे धीरे बंटवारा कर ही दो। तभी क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन को क्या है, इंग्लैंड से भारत भेजता है। और लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड से आने वाले अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी ब्रिटिश काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वो भारत आए 1947 को, मार्च 1947 को भारत आए। और आने का बाद उन्होंने बोला जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। तो पहले माउंटबेटन नहीं चाहता था कि क्या भारत और पाकिस्तान दो भाग बने, क्योंकि ब्रिटेन इसलिए नहीं चाहता कि ब्रिटेन सोचता था कि जब आजाद हो जाए तो भारत इतना बड़ा जो देश है, पॉपुलेशन है, उसका इस्तेमाल हम लोग क्या आगे व्यापार और सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें चाइना में बहुत बड़े कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था, और ब्रिटेन पूंजीपति देश है, तो कम्युनिस्ट को वो क्या है, बढ़ने नहीं देना चाहते थे। तो माउंटबेटन ने सबसे बात किया, तब जब बात बना नहीं, तब उन्होंने क्या है, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव लाया था, और जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जून 18 जुलाई 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव पारित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को क्या किया, भारत विभाजन प्रस्ताव पारित किया गया। कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश संसद से। और इसी के आधार पर बताया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को दो गणराज्य में विभाजित किया जाए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान। भारत अपने 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या समय का मैटर आपको पता था, कुछ ज्योग्राफी में बता दूंगा, समय का मैटर है। तो भारत क्या 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से क्या भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब विभाजन के बाद देखिए क्या हुआ, पहले सुना लीजिए। ठीक है, विभाजन के बाद पहले भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति क्या था, भारत का जो गवर्नर जनरल थे, क्योंकि राष्ट्रपति अभी तक हुए नहीं, इसे लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। आजादी के बाद बोल रहा हूं। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पाकिस्तान देखिए, उसके बाद क्या, जब लॉर्ड माउंटबेटन 1948 को चले जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन क्या 1948 को चले जाते हैं, कहाँ? इंग्लैंड। उसके बाद
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। गोपालाचारी को क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय बोल रहा हूँ, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ये यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन होता है। प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा उल्टा था। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल बने, ये बने मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना। और जो प्रधानमंत्री बने, वो बने हैं लियाकत अली। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। और प्रधानमंत्री कौन बने? आपका लियाकत अली। तो देखिए, भारत का याद रखिएगा, पाकिस्तान का ना भी रखे, क्वेश्चन पूछे जा सकता है, लेकिन भारत का तो कब तुम रखिएगा। स्वतंत्र भारत का कौन है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो ये उसके बाद आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री कौन बने, ये सारी चीज आपको याद रखना है। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार भारत विभाजित हो जाता है, फिर हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान बनाता है, फिर इसको लागू करते हैं। फिर क्या तो पॉलिटी का हिसाब संविधान का पार्ट हो जाता है, उसको आपको अलग से बताएंगे। अब थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बताना जरूरी है। यहाँ पे वहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए, आपको बता कि सुभाष चंद्र बोस 1921 में क्या आईसीएस परीक्षा पास करके भारत आए थे। और भारत आके बहुत सारे क्या है आंदोलन में भाग लिए। भाग लेने के बाद कांग्रेस में उसकी स्थिति अच्छी होगी। बाद में सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 ये दो बार क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। दो बार क्या है इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष। एक पहला जगह बना था हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन में बना था। और दूसरा बनता है त्रिपुरा। यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये 1939 में अध्यक्ष बने थे, तो ये महात्मा गांधी के राय के विपरीत बने थे, उनके सहमति के विपरीत बने थे। तो महात्मा गांधी से इनका क्या अनबन हो गए थे। तो अनबन होने के बाद क्या था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के वो चले गए कांग्रेस से। इस्तीफा देकर उन्होंने 1939 में एक पार्टी बना था जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, लेकिन जानते हैं 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ और उनको नजरबंद कर दिया गया। क्या कर दिया? घर में नजरबंद कर दिया। इसी नजरबंद से 1941 को इन्होंने क्या है अपने घर से भाग गए, मतलब घर से बिना नजरबंद को तोड़ के क्या है घर से निकल गए। भाग क्या घर से निकल गए। सबसे पहले जियाउद्दीन नाम से, किसके नाम से? जियाउद्दीन के नाम से
ये कहाँ पहुंचे? काबुल पहुंचे। और काबुल से रोम पहुंचा। काबुल से कहाँ पहुंचा? रोम पहुंचा। और रोम से कहाँ पहुंचे? बर्लिन, जो जर्मनी पहुंचे थे। और यहीं पे उन्होंने हिटलर से मुलाकात किया था। इससे मुलाकात किया था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर जिसे कहते हैं। और हिटलर ने इनको उपाधि दिया था नेताजी। तो नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या नेताजी का उपाधि दिया था। समझिए, तो नेताजी का उपाधि किसने दिया था? हिटलर। तो हिटलर के समर्थन से क्या है, वो ब्रिटिश सेना को लड़ना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, हिटलर क्या हुआ था, उसको जर्मनी में लड़ने के लिए बोला था। और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम जर्मनी में ना लड़के, हम क्या है, जो भारत के पास वाला एरिया है उस क्षेत्र में हम लड़ेंगे, क्योंकि भारत को आजाद करना है, जर्मनी को नहीं आजाद करना है। तो इसके बाद क्या, हिटलर से उनका मनमुटाव हो गया। बाद में क्या है, जल जहाज से, यानी जो सबमरीन जिसे कहते हैं, पनडुब्बी, उससे चले गए टोक्यो। कहाँ चले गए? टोक्यो। टोक्यो में जाने गए, जब गए तो वहां पे पहले से एक व्यक्ति मौजूद थे जिसका नाम था राज बिहारी बोस। टोक्यो में कौन मौजूद था? राज बिहारी बोस क्या है, पहले टोक्यो में मौजूद। इन्होंने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया। फौज का गठन किया। जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे पहुंचते हैं तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र जी को देते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस इन सेना को लेकर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, जो आजकल जो सिंगापुर आप लोग सुनते हैं, सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाया। और इस सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सुभाष चंद्र बोस बने। इस सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद सरकार कब बना? 21 अक्टूबर 1943। कहाँ बना है? सिंगापुर। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ा अच्छा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाला कहानी तो आप लोग सुनिए। जय हिंद का नारा भी उन्होंने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी इसी समय दिया गया था। ये सारे नारे क्या था उनके। उसके बाद सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन क्या है, सबसे पहले किसने बोला था? गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, इन आजाद हिंद फौज को दो टुकड़े में बांटा। आजाद हिंद फौज को क्या है, दो टुकड़ों में बांटा। एक टुकड़ा क्या है, इम्फाल, यानी जो मणिपुर या मिजोरम तक पहुंच गया था, इम्फाल तक पहुंच गया था, मिजोरम तक पहुंचा था। और एक टुकड़ा क्या है, अंडमान निकोबार पहुंचा था। अंडमान निकोबार में पहुंचा, अंडमान निकोबार में पहुंचा था। लेकिन इसी बीच जानते, आप लोग जानते हैं 1945 में, अगस्त 1945 में जापान में दो परमाणु बम गिरा दिया गया। एक 9 अगस्त को और एक 6 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या जापान में परमाणु बम गिरा दिया। और जापान सरकार ने क्या है, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे क्या है, जो जापानी मदद मिल रहा था आजाद हिंद फौज को, वो मिलना बंद हो गया। इससे क्या है, सुभाष चंद्र बोस इस समय जो ताइवान है, ताइवान से जहाज में चढ़े थे, ताइवान से, और ताइवान से जा रहे थे टोक्यो। जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। टोक्यो जा रहे थे, लेकिन इसी में क्या है, प्लेन क्रैश हो गया, ये माना जाता है। और ट्रेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं, ये भी एक बड़ा मिथक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस का क्या होता है, पतन कहे या लापता कहे, या उनकी शक्ति खत्म हो जाता है। तो मिजोरम तक पहुंच गए थे आजाद हिंद फौज, अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन अगर क्या है,
अगर मान लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अगर जापान अगर जीत जाता तो समझ लिया भारत पर क्या ब्रिटिश के शासन की जगह पे फिर से जापानी शासन आने लगा। अब तो जापान सुधर गया, पहले जो द्वितीय युद्ध से पहले जापान बहुत बड़ा साम्राज्यवाद हुआ करता था। जापान के पास क्या बहुत बड़ा सैन्य शक्ति हुआ करता था, अब वो कमजोर हो गया। अब देखिए जैसे ही सुभाष चंद्र बोस कमजोर पड़ गए, तभी क्या हुआ, उनके जो सेना है वो ब्रिटिश लोगों ने पकड़ लिया गया। जितने भी आजाद हिंद सेना थे उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उनको लाल किला मुकदमा उन पर चलाया गया। तो लाल किला मुकदमा किस पर चलाया गया, 1945 में चलाया गया था। तो ये आजाद हिंद फौज पर चलाया गया। आजाद हिंद फौज पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था, आपका लाल किला मुकदमा चलाया गया। और इसमें जो मेन मेन जनरल थे उनको फांसी का सजा दिया गया था, लेकिन भारतीयों के विरोध के कारण ये सजा बाद में उनको माफ कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से आजाद हिंद फौज का भी क्या है समाप्त हो गया। अब देखिए उत्तराखंड के बहुत सारे लोग क्या है उस समय जो आर्मी में थे उनमें सुभाष चंद्र बोस के करीबी भी रह चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या है बहुत सारे रेजिमेंट बनाया था, उसमें एक महिला रेजिमेंट भी बनाया था। महिला रेजिमेंट का नाम था लक्ष्मी, झांसी की रानी का नाम पे रखा गया था लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई क्या रखा गया था, ये रखा गया था महिला रेजिमेंट। महिला रेजिमेंट बनाया गया। तो इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, और उनका देहांत हुआ कि नहीं हुआ ये भी एक क्या है मिथक बन के रह गए हैं। और इसी प्रकार से आजाद हिंद फौज भी समाप्त हो गए। लेकिन इससे एक फायदा मिला भारतीय लोगों का। इससे जो सेना में जो लोग थे उनका मनोबल बढ़ने लगा और वो अंग्रेजों से डरना बंद कर दिया। अब देखिए जब सेना ही क्या है किसी सरकार का समर्थन नहीं करेगा तो सरकार ऑटोमेटिकली क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद जब ये लाल किला वाला मुकदमा हुआ उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया भारत में ज्यादा दिन हम टिक नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब सेना ने ही विद्रोह कर दिया। अब सेना के विद्रोह को क्या है रोकना बहुत मुश्किल है। आम जनता का विद्रोह को रोका जा सकता है सेना के बल पे। अब सेना के विद्रोह को किसके बल पे रोकेंगे। इसके बाद क्या है भारत में सेना का जो मनोबल है या जो स्वामी भक्त था अंग्रेजों के प्रति वो स्वामी भक्त धीरे धीरे कमजोर करने लगा। और इसी प्रकार से क्या है धीरे धीरे इसके बाद 1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया। और इसी प्रकार से भारत में क्या अंग्रेजों का समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम थोड़ा सा जो द्वितीय फेज के क्रांतिकारी है भगत